जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 2024 के विज्ञान के पेपर के बारे में। यानी जितने बच्चे कल यानी कि 29 फरवरी को विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं, यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह 824 ईके कोड का पेपर है और यह बिल्कुल ही वायरल पेपर है, यानी 29 फरवरी के लिए बहुत ही वायरल पेपर है। यदि आप इस प्रश्न पत्र को तैयार करके जाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे जैसा इस प्रश्न पत्र में रहेगा। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करते हैं। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस पूरे प्रश्न पत्र को देखिए। तभी अगर जो आप इस प्रश्न पत्र को देख कर जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। देखिए यहाँ से आपका प्रश्न पत्र स्टार्ट होता है, यानी कि खंड अ से यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न, यानी खंड अ पार्ट ए बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, उसी बात को यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि उपभाग 1 में सब सेक्शन 1 में आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। यानी कि किसी वस्तु का वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा, ये पूछा है आपका। तो पहला ऑप्शन दिया है कि वक्रता केंद्र पर रखने पर, कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखने पर, कि दर्पण के ध्रुव पर, कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो आपको वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब चाहिए तो आपको इसको कहाँ रखना होगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, यानी कोई लेंस है उसकी क्षमता की इकाई होती है। क्या होती है उसकी क्षमता की इकाई? तो मैं आपको बता दूं कि लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। उसमें किस में आते हैं? डायोप्टर में, डायोप्टर। लेकिन इसमें डायोप्टर आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा केवल, देखिए, मीटर है, मीटर पर सेकेंड है, प्रति मीटर है, और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें से आपका क्षमता वाला होगा वो उसमें दिया ही नहीं है डायोप्टर, तो इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई वाला ऑप्शन क्या है इसमें सही है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक श्वेत प्रकाश किरण, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी धुंधली हो गई है। ठीक है, आप क्वालिटी बढ़ा के वॉच करेंगे। एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? ठीक है, यानी कि एक प्रिज्म आपका यहाँ पे रखा गया है, प्रिज्म आप बना लेंगे, प्रिज्म 3D टाइप का होता है, मैं बस उसी तरह बनाया हूँ। और इस प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश ऐसे गुजरता है तो ये 7 भागों में विभक्त हो जाता है। तो पूछ रहा है कि सबसे जो भाग जो सबसे नीचे या विचलित होता है वो भाग कौन सा होता है, यानी वो रंग कौन सा होता है? तो बैगनी रंग होता है, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी जो सूर्य है वो श्वेताभ कब प्रतीत होता है, यानी कि कब वो उसका जो प्रकाश होता है वो सफ़ेद दिखाई देता है? क्या सूर्योदय के काफ़ी पूर्व लालिमा दिखाई देती है, यानी लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय भी आप देखेंगे सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो जो इसमें आपका राइट ऑप्शन है दोपहर के समय, दोपहर के समय इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, दोपहर के समय। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर नहीं निर्भर करता, यानी कोई विद्युत चालक का प्रतिरोध है, कोई विद्युत चालक का प्रतिरोध किस बात पर निर्भर नहीं करता, ये पूछ रहा है। क्या चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ के घनत्व पर, या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट पर, या फिर चालक के आकार पे? जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल घट जाता है चालक का, तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ाएंगे क्षेत्रफल घट जाएगा तो चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, यानी कि लंबाई पे भी निर्भर करता है, घनत्व पे भी निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट यानी कि क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। लेकिन जो चालक का आकार होता है उस पर निर्भर नहीं करता, कि उसकी बनावट कैसी है उस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो चालक का आकार इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है कि कब, छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उसका परिणामी प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, शून्य का मतलब शून्य नहीं, न्यूनतम हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं
कि जब आप सभी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे या फिर सभी को स्टडी क्रम में जोड़ा जाए या फिर एक को स्टडी क्रम में तथा 3 को समांतर क्रम में, तो ये दोनों ऑप्शन पहले से ही गलत हो गए। देखिए जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 4-4 ओम के प्रतिरोध को, तो 4-4 8 4 12 4 16 यानी कि अधिक हो जाता है। लेकिन जब आप उसे किस क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, तो क्या होता है, जब आप उसे पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, क्योंकि 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये सूत्र होता है पार्श्व क्रम में जोड़ने का, यानी समांतर क्रम में जोड़ने का। इसी वजह से क्या होता है, जो हम लोग का मतलब कि जो हम लोग का न्यूनतम हो जाता है प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन, और सभी का सभी क्वेश्चन आप तैयार करके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए दिया है कि एक विद्युत धारावाही, दिया है क्वेश्चन में कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ठीक है, यानी बोला है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का हम सहायता लेते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है, 8वां क्वेश्चन कि ये देखिए उपभाग 2 आ गया, यानी कि सब सेक्शन यहाँ पे 2 आ गया। क्या आ गया, सब सेक्शन यहाँ पे 2 आ गया। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। वो कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो जो एल्युमिनियम आपको दिख रहा है, क्या उसमें राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो एल्युमिनियम है वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है ठंडे जल से। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन कौन है। क्या ए एल्कीन है, क्या ए एल्कीन है, या फिर ए। आप संरचना देख के बता सकते हैं, क्योंकि जिसमें एकल बंध होगा वो क्या होगा, एन होगा, एन बोलते हैं उसे, एन। ठीक, जिसमें डबल बंध होगा एन इन और आइन, 3 होगा तो आइन। आपने पढ़ा होगा जब IUPAC नॉमिनेचर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एन इन आइन। तो जिसमें 2 बॉन्ड रहेगा उसमें इन आता होगा, यानी कि एल्कीन। इन जब आ रहा है इसमें भी और इसमें भी क्या हो रहा है, जब डबल बॉन्ड रहेगा तो इन आ रहा है, यानी कि ये वाला क्या है, एल्कीन का सूत्र है, यानी कि एल्कीन है। क्या है, ये एल्कीन है। ठीक है, क्योंकि सब में ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां वाला। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। यानी कि बोल रहा है कि एक विलयन, एक क्या है, विलयन है जो लिटमस पेपर क्या कर दे रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। देखिए जब लाल को नीला करेगा तो क्या होता है, जब लाल को नीला करेगा तो उसका पीएच क्या होता है, मतलब उसका पीएच 7 से अधिक होता है, यानी कि क्षार होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर जो आपको याद नहीं हो रहा है। जैसे कि आपके ऊपर कोई एसिड फेंकेगा, यानी कि अम्ल फेंकेगा, तो आप गुस्से से लाल हो जाते हैं, तो आप समझिए कि जब एसिड रहेगा, जब अम्ल को लिटमस पेपर पे डाला जाता है तो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है। क्यों लाल कर देता है, गुस्से से। मतलब कि ये समझने का एक ट्रिक है, मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी दिया है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि यहाँ लाल को नीला कर रहा है ना ही, जब लाल नहीं कर रहा है, नीला कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो क्षार है। जब क्षार है तो उसका पीएच ना तो 1 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 6 होगा, कितना होगा, 7 से अधिक। कौन सा इसमें 7 से अधिक है, तो 8 वाला ऑप्शन, इसमें 8 क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। जो क्लोरीन का अणु होता है उसमें कौन सा आबंध पाया जाता है, क्या आयनिक आबंध पाया जाता है, कि एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, या फिर द्विसहसंयोजी आबंध पाया जाता है, या फिर त्रिसहसंयोजी आबंध। इसको आप कमेंट करके बताएंगे कि क्लोरीन के अणु के में आप मतलब कि जो क्लोरीन का अणु होता है उसमें कौन सा आबंध पाया जाता है। तो इतना तो आपको पता होगा कि आयनिक बंध नहीं पाया जाता है, एक सहसंयोजी बंध पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये 11वां क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में इसे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। यानी जो जल है आपका, जो जल है H2O है, उसको जीवाणु रहित कौन बनाता है, क्या धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी, या फिर विरंजक चूर्ण। आपने सुना होगा CaOCl2, यानी कि विरंजक चूर्ण जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वो क्या करता है, वो जीवाणु रहित बनाता है, जल को जो क्या बनाता है, जीवाणु रहित, यानी कि जल में से जीवाणु को क्या करता है, वो खत्म करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन कि जिन, क्वेश्चन बोल रहा है 13वां
कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसे अभिक्रिया है जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो, आयन जाए और आयन आए, यानी कि आयनों का इधर क्या हो, दोनों साइड से आदान प्रदान हो, तो उसमें उभय अपघटन। आप भी जानते होंगे कि जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है यानी उभय अपघटन जो अभिक्रिया है वो क्या है, इसमें राइट ऑप्शन द्विविस्थापन या फिर उभय अपघटन इसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। जो पादप होता है हम लोग का, उसमें जाइलम का क्या कार्य होता है? क्या जल का वहन होता है, कि भोजन का वहन होता है, कि अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन? पादप में जाइलम का कार्य होता है तो जल का वहन। क्या होता है? जल का वहन। पादप क्या होता है? जल का वहन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सा क्या किया? पौधे का उपयोग किया। क्या टमाटर का उपयोग किया, कि बैगन का, कि मटर का, या फिर सरसों का? तो बच्चों किसका उपयोग किए थे? मटर के पौधे का उपयोग किए थे। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो 16वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इतना ऑप्शन दिया है आपको, इसमें पूछा है कि कौन है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? क्या अंडाशय, या फिर गर्भाशय, या फिर शुक्रवाहिका, या फिर डिंब वाहिनी? इनमें से कौन है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपको पता होगा कि जो अंडाशय होता है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, गर्भाशय भी महिलाओं में पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी क्या होती है? महिलाओं में पाई जाती है। जो शुक्रवाहिका है यहाँ पे वो क्या है? पुरुषों का जनन तंत्र का अंग है शुक्रवाहिका, जिसमें स्पर्म सेल जिससे बाहर आते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। 17वां क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कि क्लोरोफिल आवश्यक है, कि सूर्य का प्रकाश, या फिर इनमें से सभी? कौन सा आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, क्योंकि पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तभी वे स्वपोषी पोषण क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। 18वां है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो क्या हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के अग्रदांत, या फिर आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी, या फिर इनमें से सभी? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा हाथ और कुत्ते के जो अग्रपाद हैं वो क्या है? समजात अंग है। क्या है? समजात अंग है, यानी समान जाति के अंग हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा कहाँ होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या फिर लिस्मानिया में? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, तो ये होता है ईस्ट में। क्या होता है? ईस्ट में। ईस्ट में ये होता है, राइट ऑप्शन है। 20वां बोल रहा है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? जो प्राकृतिक वर्णवाद है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन। लैमार्क के बारे में भी आप पढ़ लेंगे, मेंडल के बारे में भी पढ़ लेंगे और मार्गन के बारे में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप तैयार करके जाएगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट बी। अब में जैसे ही आप आएंगे तो दिया है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे हैं, मतलब कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे हैं किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूर पर कहाँ बनेगा? किरण आरेख खींचकर भी समझाइए। भैया देखिए, इसमें थियरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल पूछा है मतलब न्यूमेरिकल पूछा है, सिंपल बातों में बोलिए तो किरण आरेख बना के आपको समझाना भी है। बोल रहा है कि एक मोटर बाइक है, उसके मतलब कि पीछे से आ रही है, अन्य वाहनों को देखने के लिए 2 मीटर की वक्रता त्रिज्या का। कितना वक्रता त्रिज्या बताया है इसमें? 2 मीटर इसमें क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या फोकस बराबर क्या होता है? r/2 यानी कि वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आपको दे दिया है, यानी कि कर्वेचर दे दिया है। ठीक है, तो ये आप निकाल लेंगे फोकस कैसे निकालेंगे? तो फोकस बराबर क्या होता है? फोकस बराबर होता है r/2 यानी त्रिज्या का आधा। ठीक है,
तो फोकस बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का मान रखेंगे, आर का मान 2 है बटा 2, फोकस कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर आएगा, मीटर में है तो मीटर में आएगा 1 मीटर, फोकस कितना आएगा 1 मीटर। फिर दिया है कि उत्तल दर्पण लगा है, बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से कितनी है, किसी समय कितनी है 4 मीटर है, कितनी दिया है दूरी 4 मीटर दिया है, 4 मीटर आपको दूरी दिया है बाइक से, मतलब उत्तल दर्पण के सामने है, और कितना आपका फोकस आ रहा था, फोकस आ रहा था आपका 1 मीटर, ठीक है। अब बताना है कि प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा और कहाँ दिखेगा, ठीक है। तो आप दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/v बराबर 1/, दर्पण जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। दर्पण जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे, आपको दूरी दे दी गई है और आपका फोकस दे दिया गया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, ओके। तो आप आई होप आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इसी सूत्र पे नॉर्मली लगेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u पे ये क्या लगेगा, लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो क्या है, एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, क्या कर सकता है 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए और किरण आरेख भी बनाना है। तो जब भी नेत्र लेंस का सवाल आता है, जब नेत्र से संबंधित सवाल आते हैं तो उसमें जो फोकस वगैरह होता है सब माइनस में होते हैं, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी लेंस का सूत्र लगाएंगे और इसमें सब माइनस कर देंगे, आपका भी क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को दिया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति है, यानी उस व्यक्ति को निकट का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, अधिक से अधिक 100 मीटर देख सकता है, कितना देख सकता है, अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी जो निकट से निकट कितना 100 मीटर तक, मतलब कि 100 मीटर तक ही देख सकता है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, नहीं देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, किस लेंस का प्रयोग करेगा और किस फोकस दूरी का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो दूरी आपको पता है कितनी है, यहाँ पे 100 मीटर दूरी दिया हुआ है, 100 मीटर तक निकट दृष्टि दोष यहाँ पे कितना, मतलब कि निकट कितना देख सकता है, 100 मीटर तक देख सकता है। इसमें दूर आप कहाँ से आप दिखाना है आपको दूर तक, तो अनंत, यानी कि आप इसका मान 100 रखेंगे और अनंत रखेंगे, अनंत दूरी तक उसको दिखाना है और 100 मीटर तक वो क्या कर सकता है, देख सकता है। आपको 2 मान पता चल गए, अब आप फोकस निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको 2 मान पता चल गए तो आप क्या कर सकते हैं, फोकस निकाल सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम के नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है, इसे आपको क्या करना है, बताना है। ओम का नियम तो आप याद ही करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ओम के नियम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना कार्यविधि चित्र 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, और ये जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वगैरह हैं ये आपको लग रहे होंगे कि आसान है, लेकिन ये बहुत कठिन क्वेश्चंस माने जाते हैं क्योंकि अब इसमें लॉजिक लगाया जाता है। देखिए इसको लगाने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, बोल रहा है कितना देख सकता है भैया, तो 100 मीटर तक ही देख सकता है, 100 मीटर तक ही देख सकता है, इसके बाद ये नहीं देख सकता। तो आप चाहेंगे ना कि इसकी आँख इतनी स्वस्थ हो जाए, इतने हम फोकस दूरी का लेंस लगाएं, इतने फोकस का लेंस लगाएं कि पूरा अनंत तक देख ले, जहाँ तक चाहे बाबू वहाँ तक देख ले। तो आपको 2 दूरियाँ मिल गई, आपको भी और यू मिल गया, भी और यू क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। कितने फोकस दूरी का लेंस लगाना है ये भी पता चल गया कि मतलब कि इतना लगाना है कि वो अनंत तक देख ले। तो इसके बेस पे आप क्या करेंगे, निकालेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। आप यहाँ पे दिया है कि प्रतिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत, वही विद्युत जनित्र विद्युत मोटर में अभी बोल ही रहा था। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए आपके दिया है कि यौगिक की संरचनाएं चित्रित कीजिए कि आप प्रोपेनल बनाइए, 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, प्रोपीन, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, इन सब का आपको क्या करना है, संरचना बनाना है। फिर ये देखिए ये आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे Na Mg Al तत्व है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की क्रमशः 1, 2 तथा 3 है, तो किसी परमाणु की त्रिज्या अधिकतम है, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है,
प्रत्येक के लिए कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इनका कारण सहित आपको उत्तर देना है। और यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को के लिए संतुलित कर समीकरण लिखिए। इन सबको क्या करना है, आपको पूरा लिखना है और संतुलित करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ किसको गर्म करके जिप्सम बनाते हैं। फिर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिलकर क्या बनता है, जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड, इसमें क्या जुड़ता है। ये सब आपको क्या करना है, अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ABCD, यहाँ पे इन सभी अभिक्रियाओं को क्या करना है, पूर्ण करना है। फिर इस पे टिप्पणी लिखना है, वियोजन अभिक्रिया पे, संक्षारण पे या सदलेपन पे। ये सब आपके 10 ईयर में सीरीज में मिल जाएगा। आप इसे रात ही रात में तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। इस पे PDF पे सारा का सारा हल नहीं हो सकता, इस पेज पे सारा का सारा हल नहीं हो सकता, इसलिए मैं पूरा हल नहीं करवा रहा हूँ। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसको मैंने हल करवाए, और इसको आप देख लेंगे मेंडल के नियम के बारे में, चार्ल्स डार्विन के नियम के बारे में, पुष्प के निषेचन के बारे में, और स्थिकेसर और मानव जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये जितने भी हैं इसको आप तैयार कर लेंगे। 1 नंबर मतलब कि 6 नंबर का आपको चित्र बनाने के लिए भी आएगा, मानव पाचन तंत्र का, मानव नर जनन तंत्र का, या फिर मानव मादा जनन तंत्र का, या फिर आपको जो आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका, ठीक है। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका वर्णन करना है आपको, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ आपका पेपर समाप्त हो जाता है। और बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को, बेस्ट ऑफ लक, यानी कि आपका विज्ञान का पेपर अच्छा जाए। और जैसे ही पेपर ख़त्म होगा मेरे चैनल पे उसका सोल्यूशन डाल दिया जाएगा, आप सभी बच्चे उसके सोल्यूशन को देख सकते हैं। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।